हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन वाजने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एएमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। मेनली इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऐसे पर्सन्स एंड प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि नवंबर 2022 के अंदर न्यूज़ में बने रहे। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नवंबर के महीने में ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, यानी कि जो ऑबिटुरीज रही नवंबर के महीने में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहले पर्सन है, इनका नाम है जमशेद जे ईरानी। ठीक है, जमशेद जी जो ईरानी है, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, आपके दिमाग में जरूर आयरन मैन ऑफ इंडिया आया होगा। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, जिन्होंने इंडिया का यूनिफिकेशन कराया। लेकिन जो स्टील मैन ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली आपके जमशेद जे ईरानी है, जो कि टाटा स्टील के लिए काम किया करते थे। ठीक है, यानी कि लगभग 43 ईयर्स इन्होंने टाटा स्टील के लिए काम किया है। और फिर फाइनली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था टाटा स्टील का, उससे जून 2011 के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। साथ ही ये नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं द कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री का 1992 से 93 के बीच में। इसके अलावा इनको पद्मा भूषण मिला था 2007 में। ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन जो कि इन्होंने इंडस्ट्रीज के लिए दिया। और एक इंटरनेशनल फेलो ऑफ द रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग इन 1996। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये पास आउट है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए स्टील मैन ऑफ इंडिया क्यों है। क्योंकि देखिए, जो आपका सिलेबस है 11th एंट्रेंस का, वहाँ पे करंट अफेयर्स में बस ये कह रखा है पर्सन एंड प्लेसेस। तो हम जो प्रीवियस 2 लेक्चर भी ले चुके हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, उसमें भी बेसिकली हमने ऐसे पर्सन्स और प्लेसेस के बारे में बात करी जो कि उन महीनों के अंदर चर्चा का विषय बने रहे। तो इस वजह से हम आपको काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, केवल जो आ सकता है केवल उसी पे फोकस रख रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक होता है काफ़ी वास्ट होता है। ठीक है, और कुछ भी 100% कह पाना कि यही आएगा, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। तो जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, केवल वही क्या करेंगे, हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला जो पर्सन है जमशेद जी रानी, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद एक और पर्सन की डेथ हुई नवंबर के महीने में, जिनका नाम है श्याम सरन नेगी। श्याम सरन नेगी जो है बेसिकली इंडिया के पहले ऐसे वोटर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर वोट कास्ट किया था। ठीक है, तो श्याम सरन नेगी फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। इन्होंने अब तक अपनी लाइफ में टोटल 34 टाइम्स अपना वोट कास्ट किया था। और जो आखिरी बार किया था वो नवंबर 2 को किया था, हिमाचल असेंबली के जो पोल्स हुए थे। ही वुड बी क्रिमेटेड विद फुल ऑनर्स एट हिज विलेज इन कल्पा, यानी कि जब इनकी डेथ हुई तो पूरी रीति रिवाज के साथ, सम्मान के साथ इनको uh, इनका अंतिम संस्कार किया गया। 1951 के अंदर ही वॉज अ मेंबर ऑफ द पोलिंग टीम एंड विविडली रिमेंबर्स दैट ही कास्ट हिज फर्स्ट वोट इन द शोथोंग पोलिंग स्टेशन। नेगी वॉज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। तो ओबिटरीज के अंदर नवंबर के महीने में केवल 2 ही पर्सन आप याद रखेंगे। एक आपने जो अभी स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जी ईरानी की बात करी, और दूसरे जो पर्सन यहाँ पे रहे श्याम सरन नेगी थे। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जो कि नवंबर के महीने में आती हैं। तो सबसे पहले नवंबर के महीने में आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे हम नवंबर 11 को बनाते हैं। अब एग्जाम में डायरेक्टली डेट तो नहीं पूछता है, लेकिन उन पर्सन के बारे में ज़रूर पूछता है जो उससे रिलेटेड है ना। तो नेशनल एजुकेशन डे आपसे पूछा जा सकता है कि किसके लिए बनाते हैं। तो जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे, ठीक है, यानी कि जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम नेशनल एजुकेशन डे बनाते हैं। साथ ही साथ इनको आगे जाके भारत रत्न से भी सम्मान दिया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और 1992 में बेसिकली इनको भारत रत्न दिया गया था। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा। पॉलिटी वाले पार्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नवंबर 11 नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे मनाते हैं। इसके बाद नवंबर का महीना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 26 नवंबर था 1949,
उस दिन जाके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन थे बन के तैयार हो गया था और इसके जो इनिशियल पार्ट्स थे उनको लागू कर दिया गया था। फिर फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर को हर साल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, है ना, यानी कि लागू कर लिया था। इसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए नवंबर के महीने में। ठीक है, इसमें जो पहला अपॉइंटमेंट आप याद रखना कि जो बायजूस एजुकेशन कंपनी है, एजुकेशन टेक कंपनी है, इसने लियोन मेसी को, ठीक है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त कर दिया है अपने सोशल इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। ठीक है, यानी कि जो बायजू एजुकेशन टेक कंपनी है, इसने लियोन मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपने एक सोशल इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल के लिए। इस इनिशिएटिव का जो एम है टू मेक एजुकेशन इक्विटेबल, एक्सेसिबल एंड फ्री फॉर द अनडिजर्व किड्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो ऐसे बच्चे हैं जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या है ये सारी चीज़ें फ्री हैं। बायजूस हैज टाइड अप विद द मेसी अहेड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022, है ना, यानी कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था जो कि कतार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बताइए फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था। तो सारी चीज़ें ना आपस में कोरिलेट करेंगी, तो इसलिए हर एक चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, आप अच्छे से इसको याद रखिए। मेसी ऑल्सो रन्स हिज ओन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लियोन मेसी फाउंडेशन है, इनकी खुद की भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है जो कि लगभग सेम इश्यूज के साथ क्या करती है, डील करती है, जिसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्पोर्ट्स आता है। तो बायजूस ने लियोन मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपने सोशल इनिशिएटिव कोर्स के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। इसके बाद यहाँ पर एक फीमेल है नताशा पिर्क मुसार करके, जो कि सोल्वेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं। इनके बाद हाँ, यहाँ पे पीटी उषा के बारे में भी आप याद रखिएगा। जो पीटी उषा है, ठीक है, ये पहली वोमेन प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, यानी कि जो आईओ है, यानी कि जो कि ओलंपिक से रिलेटेड जो चीज़ें इंडिया की देखता है, इसकी प्रेसिडेंट के तौर पे जो पीटी उषा है इनको चुन लिया गया है। ठीक है, पीटी उषा जो थी ये पहली शी द मल्टीपल एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट एंड अ फोर्थ प्लेस फिनिशर एट द 1984 ओलंपिक्स इन 400 मीटर हर्डल्स फाइनल, है ना। पीटी उषा जो थी ये चौथे नंबर पे आई थी 1984 ओलंपिक्स के फाइनल्स में। उषा विल ऑल्सो बिकम द फर्स्ट ओलंपियन and the first international medalist to head of the IO in its 95-year old history, यानी कि अब तक 95 ईयर्स हो चुके हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, और ये पहली बार हो रहा है कि उसके प्रेसिडेंट के तौर पे एक ऐसा पर्सन बैठा है जो कि खुद ओलंपियन रह चुका है, ठीक है, और इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी, ठीक है, वो रह चुका है ना। तो इस वजह से आप पीटी उषा याद रखिएगा, पीटी उषा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तौर पे चुन लिया गया है। इसके बाद कुछ ऐसी न्यूज़ भी रही नवंबर के महीने में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग पिछले एक साल से हम G20 होने जा रहा है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो G20 समिट 2023 था उसकी जो थीम थी, ठीक है, उसके लिए इंडिया को चुना गया था, और इसकी जो थीम रखी गई थी ये वसुदेव कुटुंबकम की थी, जिसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत सुर्खियों में बना रहा G20, तो यहाँ से आपसे थीम पूछी जा सकती है ज़रूर, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जो G20 समिट 2023 है वो कहाँ पे हुई है, तो ये इंडिया के अंदर हुई है। अब इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पीएम मोदी हैज़ अनवील्ड द लोगो, थीम एंड द वेबसाइट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इन न्यू दिल्ली ऑन November 8, 2022। जो लोगो रहा G20 का, उसने जो इंस्पिरेशन ली थी वो इंडिया के नेशनल फ्लैग से ली थी, जिसमें सैफ्रॉन वाइट और ग्रीन कलर था, साथ ही साथ ब्लू था। इसके अलावा द जुक्स्टापोजेस प्लैनेट अर्थ विद द लोटस, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ एमिड चैलेंजेस को। ठीक है, और लोगों के नीचे बेसिकली वहाँ पे भारत लिखा हुआ था देवनागरी के अंदर, यानी कि हिंदी स्क्रिप्ट के अंदर वहाँ पे बेसिकली भारत लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो G20 समिट 2023 हुआ ये बेसिकली इंडिया में हुआ था, और इसकी थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, और इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसके बाद जो इंडिया है अब ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है स्टील का ग्लोबली। ठीक है, यानी कि इंडिया अब दूसरे नंबर पे आती है स्टील को प्रोड्यूस करने के टर्म्स में। अब देखिए स्टील का जो प्रोडक्शन होता है इसको पर कैपिटा से हम समझते हैं।
The per capita steel consumption grew from 57.8 kilogram to 78 kilogram with a registered growth of 50% in the last 8 years. In case of installed capacity of steel, the country has moved from 100 million tons a year to almost 150 million tons. China is the biggest steel producing country which is accounted to for 57% world steel production. ठीक है, चाइना पहले नंबर पे आता है। ये आपने अपने इकोनॉमिक्स वाले क्लास 10th में भी पढ़ा था कि जब किसी कंट्री का डेवलपमेंट हम देखते हैं तो वहाँ पर एक स्टील भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि कौन सी कंट्री कितना स्टील प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही है, तो उससे भी हम बता सकते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो दुनिया भर में जितना भी स्टील यूज होता है इसका 57% चाइना प्रोड्यूस करती है और इस वक्त इंडिया अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है स्टील को प्रोड्यूस करने के टर्म्स में। इसके बाद एक और टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर एडअप हो गया है जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है प्रेजेंटली। ये बेसिकली इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व है। The tiger reserve is spread across over 529.36 square kilometer, of which the core area is 230.32 and the buffer area is this. It is also the 4th tiger reserve in UP। ठीक है, यानी कि यूपी का ये चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले जो 3 और टाइगर रिजर्व है इंडिया के अंदर, एक दुधवा है, पीलीभीत है और आजमगढ़ है। ठीक है, अमनगढ़ इज अ बफर जोन ऑफ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द लोकेटेड इन द उत्तर प्रदेश इन बिजनौर। ठीक है, तो ये 3 ऑलरेडी मौजूद थे इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ वाला। और अब एक चौथा और उत्तर प्रदेश के अंदर टाइगर रिजर्व बनाया गया है जिसका रानीपुर टाइगर रिजर्व नेम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछ सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है बताइए इन चारों में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी ऐसे बन सकता है। इसके बाद कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स भी नवंबर के महीने में दिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा आपका शरद कमल अचंता वाला। ठीक है, शरद कमल अचंता बेसिकली आपके टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। इनको 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है इसको ये दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी बड़े हैं और बहुत सालों से इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं टेबल टेनिस के अंदर। रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए वहाँ पे भी इन्होंने खेला, कॉमनवेल्थ में भी खेला। ठीक है, तो शरद कमल अचंता ऐसे पूछा जा सकता है किस चीज़ के प्लेयर है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, अच्छे से पढ़िए चीज़ों को। इसके बाद कुछ बुक्स भी नवंबर के महीने में पब्लिश हुई। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो बुक हम कह सकते हैं वो बेसिकली आपका द लाइट वी कैरी है, जो कि मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की वाइफ हैं, उन्होंने रिलीज करा। ठीक है, ये जो बुक है बेसिकली कलेक्शन है ऐसी प्रैक्टिसेस का या फिर पर्सपेक्टिव्स का जो कि डील करती है चैलेंजिंग टाइम्स के साथ। द बुक विल बी पब्लिश साइमल्टेनियसली इन द 14 लैंग्वेजेस एंड द 27 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। हर मेमोयर बिकमिंग was one of the best selling books of all time that was released in 2018। ठीक है, और मिशेल ओबामा ने एक और बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम बिकमिंग करके था, है ना। तो वो भी एक बेस्ट सेलर है जो कि पूरी दुनिया में खरीदी गई जगह जगह पे। तो इन टोटल ये कुछ ऐसे करंट अफेयर्स थे जो कि हमको लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ और भी हो सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमने इंक्लूड नहीं करा है तो आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली पूछने के चांसेस है नवंबर के महीने में, तो इन्हीं में से कुछ आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में हमने जो कुछ भी बताया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने डाउट्स या फिर आपके जो व्यूज़ है उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।